हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम ब्लड के बारे में ही देखेंगे। पर कल जो ब्लड कार्पस्कल्स और प्लाज्मा के बारे में बताया है, उसके आगे अदर कार्पस्कल्स जो और प्लेटलेट्स हैं उसके बारे में कल नहीं बताया था। आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कल का कुछ रिवाइज कर लेते हैं और आज प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ब्लड कार्पस्कल्स में आरबीसी देखी थी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था। आरबीसी के बारे में बताया था कि ये गोल होती है और कस्तरी नुमा जिसको बोल सकते हैं, से प्लेट होती है, उस टाइप की दिखाई देती है। प्लस इसका बाइकॉन्केव नेचर होता है, मतलब कि उभयावर्तल जिसको बोलते हैं, दोनों तरफ से पिच की हुई होती है, यहाँ से भी ऐसे और साइड में डाउन साइड भी इसी तरीके की होती है। तो उभयावर्तल स्थिति में होती है। दूसरा, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता मैच्योर स्टेज में, और इसका वर्क जो होता है वो O2 ट्रांसपोर्टेशन का होता है। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। यही डिफरेंस है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच का। और डब्ल्यूबीसी जो है वो अनियमित आकार की होती है, इर्रेगुलर शेप होती है, कोई इसका बाइकॉन्केव नेचर नहीं होता है, ना ही ये राउंड शेप में ही आपको मिलेगी। इसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तीसरा, इसका वर्किंग जो होती है वो फैगोसाइटोसिस की होती है, मतलब कि ये कोई भी अगर पैरासाइट है, कोई भी एंटीजन है जो कि शरीर के लिए नुकसानदेह है, चाहे वो मृत कोशिकाएं हों, उन सबको फैगोसाइटोसिस भक्षण का कार्य आपका डब्ल्यूबीसी का होता है। अब आते हैं कि प्लेटलेट्स क्या वर्क करती है और ये किस तरीके से दिखती है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो प्लेटलेट्स को अदर नेम पे हम इसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। त्रियुतलीय बाइकॉन्वेक्स नेचर होता है। बाइकॉन्वेक्स मीन्स जिस तरीके से बाइकॉन्केव बताया था उसी तरीके से बाइकॉन्वेक्स इस टाइप की है, ऐसे दिखेगी या ऐसी दिख सकती है। तो दोनों तरफ से उभार होगा, इसका मतलब है कि ये एक कॉन्वेक्स नेचर है। उसी तरीके से इसकी जो टोटल नंबर होता है आपको 1 क्यूबिक mm ब्लड में आपको ये 1 to इसका जो रेंज होती है 1 to 4 लाख पर क्यूबिक mm ब्लड। तो और जो एवरेज पाया जाता है इसका, तो जिस पे ये नॉर्मल मानी जाती है, अगर ये आपका 2.5 लाख तक आ रहा है तो ये आपका सही रेंज एक नॉर्मल होना चाहिए। मतलब इसके बीच अगर लाई कर रही है तो भी वो उसमें कोई मतलब कि घबराने वाली बात नहीं है। अब इसका वर्क क्या रहता है, वर्किंग क्या रहती है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स की, तो इसका वर्क होता है क्लॉटिंग में, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का जो बनता है वो इसी प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट से बनता है।
ये जो थ्रोम्बोसाइट्स आपकी पाई जाती हैं, इसी वजह से आपका ब्लड का जो है क्लॉट बनता है, जिसकी वजह से अगर कहीं आपको चोट लगती है तो ये ब्लड का जो बहाव है वो कंट्रोल में आता है। अगर कहीं चोट लग जाती है और ब्लड बहुत ज़्यादा तेज़ से बह रहा है तो उसको क्लॉट करने का काम आपका प्लेटलेट्स का ही होता है। अब इसके आगे देखेंगे हम कि प्लाज्मा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लड में दो चीज़ें मेनली पाई जाती हैं, वो एक है ब्लड कार्पस्कल्स और दूसरा है प्लाज्मा। ब्लड कार्पस्कल्स में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलती हैं। अब देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो आइए देखते हैं। एक जनरल नॉलेज की चीज़ जो है वो आपको बताऊं, प्लेटलेट्स जो होती है वो अगर मच्छर मतलब मॉस्कीटो, अगर मच्छर आपको काटता है जो कि एक विशेष प्रजाति का होता है जिसके काटने से आपकी मलेरिया जैसा रोग हो जाता है। मच्छर के काटने से, एक विशेष प्रजाति के मच्छर के काटने से आपको मलेरिया रोग हो जाता है। और क्यूलेक्स एक मच्छर होता है जिसके काटने से आपको फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसी तरीके से मच्छर की और प्रजाति होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम उसका पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स, और इसी तरीके से मलेरिया रोग भी होता है, उसका अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उस वजह से उस प्रजाति के मच्छर के काटने से आपको मलेरिया हो जाता है। इसके बारे ये मच्छर की प्रजातियों के बारे में अलग किसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन सी प्रजाति के काटने से कौन सा रोग होता है। तो ये जो प्लेटलेट, यहाँ पे हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्लड पे ही फोकस करें। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं उनकी संख्या जो है, उनका नंबर जो है वो कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और यही इसकी पहचान होती है कि आपको मलेरिया हो गया है। जब प्लेटलेट्स की संख्या ब्लड में बहुत कम मिलती है तो उस केस में हम जान जाते हैं कि आपको डेंगू या मलेरिया हो रखा है। फिलहाल बात करते हैं प्लाज्मा की। तो ये हल्का पीला और क्लियर से मतलब साफ, चिपचिपा, मतलब विस्कस नेचर का होता है, विस्कोसिटी होती है, चिपचिपापन होता है इसमें। और सबसे बड़ी बात कि ये पारदर्शी होता है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो याद रखिए कि अगर जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको रुधिर की कणिकाएँ कुछ दिखाई पड़ेंगी, प्लस आपको ये चिपचिपा तो नहीं फील कर पाएंगे माइक्रोस्कोप से देखने पे। आपको पीला कलर जरूर दिखाई देगा और साफ़ होगा, मतलब कि उस पर
कोई भी कणिकाएं या कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा। और विस्कस नेचर आप और ट्रांसपेरेंट, मतलब कि अगर आप देख रहे हैं तो इसके आर पार आप देख सकते हैं, नीचे वाली आप बेस भी आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो पीला स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा है। अब इसके बारे में और जाने तो कैसा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में अब इसके अगर केमिकल नेचर की बात देखें तो 90% वाटर होता है, मतलब कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और 10% आपके इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इस इनऑर्गेनिक इसमें बेसिक सॉल्ट पाए जाते हैं कुछ इनऑर्गेनिक में। इसकी वजह से इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। अगर आप देखें तो ब्लड जो आरबीसीज का जो होता है, प्योर ब्लड जो होता है, उसका नेचर आपको एसिडिक ज़्यादातर मिलता है, और इस प्लाज्मा का नेचर जो होता है वो आपको बेसिक मिलेगा। ये थोड़ा सा अंतर है। और ये इसी वजह से होता है कि इसमें एक बेसिक साल्ट पाए जाते हैं। अब सोचिए कि बेसिक साल्ट कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक साल्ट आपके प्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, हार्मोन्स होंगे, यही सब बेसिक साल्ट्स में आते हैं आपके। अब हम ब्लड के वर्किंग के बारे में अगर जानें तो सबसे पहला वर्क तो यही है कि वो ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में छोड़ता है। दूसरी चीज़ कि आपके पोषक पदार्थ जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको शरीर में अंदर उनका परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरी चीज़ है कि जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, जो भी टिश्यू से, कोशिका से जो आपके एक्सक्रीशन के थ्रू जो भी सिक्रीट होता है, उन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड से ही होता है। कोई भी बाहर से अगर आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उसका जो फैगोसाइटोसिस का भक्षण और करके जो शरीर की सुरक्षा की जाती है वो भी वाइट ब्लड सेल्स जो कि ब्लड के अंतर्गत आता है उसी से किया जाता है। रोगों का बचाव भी ब्लड का ही वर्क है। चौथी चीज़, रुधिर को क्लॉट करके हम उसको बहने से रोकते हैं। अगर कहीं घाव हो गया है तो उसको वहाँ पे जो भी उसके भरने में सहायता करता है वो ब्लड का ही वर्क होता है। अदर सब्सटेंस जैसे हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडी हैं, आदि का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के ही थ्रू होता है। अब बताएं, पूछते हैं कि रुधिर के जमने से क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ रहता है रुधिर के जमने से। तो सीधी सी बात है, अगर एक्सीडेंशियल कोई अंग कट गया है और ब्लड का फ्लो हो रहा है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड की वेसल्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, कट जाती हैं, तो ब्लड फ्लो होने लगता है और धीरे धीरे ये ब्लड आपका जो है वो गाढ़ा होने लगता है और जहाँ कट गया है, जहाँ पे घाव है, वहाँ जम जाता है। जब ऐसी एक्सीडेंट हो कि जिसमें ये बहाव बहुत तेज़ हो और ये झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये केवल नॉर्मल केस में ही देखा जाता है कि आपकी प्लेटलेट्स वर्क करती हैं, थोड़े कटते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इस पर चोट आ गई है तो वो जम जाए या रुक जाए। अब पता करते हैं कि कैसे जम जाता है। ये केमिकल नेचर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंस हैं
जो वर्क करते हैं उसके बाद ही जमा होता है, तो उसके बारे में अलग पढ़ेंगे। एक चीज़ देखिए कि जब ये जमता है तो यहाँ पहले फाइब्रिन का एक तरीके का यूँ जैसे हम एक पट्टी अप्लाई नहीं करते जब किसी घाव के ऊपर, उसी तरीके का ब्लड का भी एक अपना सिस्टम है। तो ये फाइब्रिन क्लॉट बना देता है। प्लेटलेट्स का नेचर होता है कि यहाँ पे फाइब्रिन जाल बोले या फिर इसको नेट, फाइब्रिन नेट बोले इसको, ये बना देता है। और जो ब्लड है वो धीरे धीरे आके इसी पे जमने लगता है और उसके बाद ही जमाव होने की वजह से ब्लड आपका बैनर रुक जाता है। तो इससे एक हल्के से पीले रंग का कोई एक लिक्विड सिक्रीट होता है और इसको हम सीरम कहते हैं। जब ब्लड आपका जम जाएगा तो जो फ्लूइड बचता है वो सीरम कहलाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसके आगे ये तो हमने पढ़ा कि प्लेटलेट्स कैसे वर्क करती हैं। आप क्या क्या पढ़ चुके हैं? आप पढ़ चुके हैं कि आरबीसी क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। ये एक स्ट्रक्चर गोल स्ट्रक्चर बाइकॉन्केव नेचर की होती हैं। और इसके केस में क्या होता है, इर्रेगुलर शेप होता है, कोई भी शेप हो सकता है, जिसमें कोई भी नेचर नहीं होता है। बाइकॉन्केव इनका वर्क ट्रांसपोर्ट का होता है, O2 CO2। और इसका नेचर जो होता है फैगोसाइटोसिस होता है, मतलब कि कोई भी एंटीजन या बैक्टीरिया वायरस को मच्छर करने का। और प्लेटलेट्स जो होती हैं उनका वर्क, उनमें न्यूक्लियस होता है, जैसे स्मॉल छोटी छोटी नेचर होता है इनका। और बाइकॉन्वेक्स नेचर होता है, उनका वर्क होता है क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होती हैं ये। तो ये एक नॉर्मल चीज़ जो है हमने आपको समरी करके बता दी कि आपने क्या क्या पढ़ा है, उसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या क्या है। तो बस इतने ही रखने वाली बात है कि इसमें न्यूक्लियस का याद रखें कि किसमें न्यूक्लियस होता है, किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लस इसका हल्का सा रफली आप पता रहना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और ट्रांसपोर्ट मतलब वर्क क्या है, इसमें ट्रांसपोर्ट का वर्क किसका है, फैगोसाइटोसिस नेचर किसका है, क्लॉटिंग में कौन यूज़ हो रहा है, बस ज़्यादा कुछ जाने नहीं है। अब आगे जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले जाने की इसके बारे में बताया कि इसने था कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था 1868 to 1943। ये ध्यान रखने की बात नहीं है, बस इतना याद रखें सदी कौन सी थी, 18 to 19 के बीच लाई करी। उस वक्त उन्होंने बताया कि कार्ल लैंडस्टीनर जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज करी और पता लगाया कि ब्लड हम किसी को ऐसे ही नहीं चढ़ा सकते जब तक कि हम उसके ब्लड का ग्रुप मैच ना कर लें। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में आपके एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती हैं, और ये जब तक आपकी मैच नहीं होगा इनमें से दोनों में से एक चीज़, तब तक आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी भी मरीज का आपका ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए पॉजिटिव है और आपने इसमें किसी बी पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया, तो उस पर्सन को दिक्कत हो जाएगी, उसके ब्लड में क्लॉटिंग शुरू हो सकती है या फिर हीमोलिसिस हो सकती है, उसमें ब्लड की कोशिकाएं टूटने लगे।
या कभी कभी ऐसा होता है कि क्लॉटिंग होने लगती है, मतलब जमाव हो जाता है, और ये सारी जो रिएक्शन होती हैं इस वजह से मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो इसकी जांच हम पहले ही कर लेते हैं कि सेम ग्रुप होना चाहिए। अगर ए पॉजिटिव मरीज़ है तो आप जिसका भी ब्लड चढ़ाएं वो ए पॉजिटिव ही होना चाहिए। या बहुत अच्छी वो चीज़ है कि वो ए पॉजिटिव हो, और अगर ए नेगेटिव भी है तो उसको हम ब्लड चढ़ा सकते हैं। बट आप ए नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला ग्रुप नहीं चढ़ा सकते, बट पॉजिटिव वाले को आप नेगेटिव ग्रुप चढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें ध्यान रखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं और उनमें कौन कौन से एंटीजन होते हैं और कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, दोनों को मिला के ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग भी पाए जाते हैं। एक ओ ब्लड ग्रुप होता है और इसी तरीके से एक ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले भी होते हैं। ओ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ए बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ए पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसी तरीके से इनका एक दूसरा सबका एक पाया जाता है, वो ए नेगेटिव भी हो सकते हैं, बी नेगेटिव भी हो सकते हैं, ए बी नेगेटिव भी हो सकता है। और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और भी ग्रुप्स होते हैं, ये आपके बेसिक पाए जाने वाले केवल ग्रुप्स हैं, कैल, डेफी और उसी तरीके से बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये काफ़ी ब्लड ग्रुप हैं, केवल यही नहीं पाए जाते, पर बेसिक आपकी जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर हमने यही ब्लड ग्रुप मेनली देखे हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है। ये कुछ रेयर केस में पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इनको फोकस नहीं कर रहे हैं, हम केवल पहले बेसिक देख रहे हैं। तो बेसिक में जो ब्लड ग्रुप आपके पाए जाते हैं वो ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो अब इनमें एंटीजन कौन से पाए जाते हैं, तो एंटीजन हम देखें तो ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन ए ही होता है और बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन बी होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। इसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप वाले में आप कहेंगे ओ एंटीजन नहीं, ओ ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ये याद रखने वाली बात है। इसी तरह एंटीबॉडी के बारे में अगर हम देखें तो एंटीबॉडी में ए ब्लड ग्रुप वाले में हमें बी एंटीबॉडी मिलेगी, बी ब्लड ग्रुप वाले में हमें ए एंटीबॉडी मिलेगी, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले में हमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, कोई नहीं एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता। और इसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप वाले में ए और बी दोनों एंटीबॉडी मिलेंगी। तो ये एक तरीके से एक सीरीज़ है जिसे बिल्कुल ध्यान में रखने को, कोई आपसे कहे तो आप झट से बता दें कि इसमें कौन सी एंटीजन है और कौन सी एंटीबॉडी है, क्योंकि ये कभी बदलना नहीं है, ये हमेशा अगर ये ब्लड ग्रुप है तो उसमें यही चीज़ मिलेगी, कभी चेंज नहीं हो सकता। ए में ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी, बी में बी एंटीजन, ए एंटीजन ध्यान ही ना रखिए, क्योंकि ओ में केवल कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, बाकी जिसका जो ब्लड ग्रुप है उसमें वही एंटीजन पाया जा रहा है, इसलिए एंटीजन ध्यान रखने की बात नहीं है पड़ रही। ओ का ध्यान रखिए, है ही नहीं उसमें। और ए के केस में उल्टी एंटीबॉडी पाई जाएगी, बी के केस में उल्टा एंटीबॉडी पाई जाएगी ए, और ए बी में कोई पाई नहीं जा रही और ए ओ में दोनों पाई जा रही हैं। बस इस तरीके से इसको ध्यान रखें। अब हम इसके बारे में इसका जाने कि ब्लड बैंक, इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि ब्लड बैंक में जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया यूज़ है वो कब किया जाता है। तो
ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है।